मधु ने जमीन पर बैठकर जैसे ही अपना पैर देखा तो उसके पैर में एक कंकड़ लगा हुआ था। वो खुद से बोली, मधु, तुझे न किसी बड़े से पंडित को अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत है ताकि वो तितर बितर हुए तेरे ग्रहों को फिर से अपनी जगह बैठा सके। कुछ और नहीं तो कम से कम रोज रोज लगने वाली इन चोटों से तो तू बच ही जाएगी। इतना कहकर वो मुंह बनाकर अपने पैर से कंकड़ निकालने लगी। इधर करण तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर आया और उसने अपने चारों ओर देखा, पर मधु उसे कहीं नजर नहीं आई। उसे लगा कि उसे वहम हुआ है। करण को देखते ही मंगेश भागता हुआ उसके पास आया। करण ने पलटकर उसकी ओर देखा तो उसके पलटते ही मधु उठकर खड़ी हो गई और फिर से फूल को छू कर देखने लगी, पर उसकी नजर करण पर नहीं गई। करण मंगेश को गाड़ी की चाबी देते हुए बोला, मेरा सामान मेरे कमरे में लेकर आओ और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी भेजो। जी छोटे साहब। मंगेश ने गाड़ी से सामान निकालना शुरू किया। करण ने अपने घर के अंदर तेजी से जाते हुए आदि को कॉल किया तो दूसरी ओर से आदि ने कॉल रिसीव की। जी सर। करण अपने कमरे की ओर जाते हुए बोला, आदि मैं 1 घंटे में ऑफिस आ रहा हूँ। तुम हमारे लंदन वाले क्लाइंट से कहो कि हम प्रेजेंटेशन देने के लिए रेडी है और वो आज ही ऑफिस आ जाए ताकि ये डील आज ही लॉक हो जाए। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। आदि ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने एक हाथ से अपनी टाई ठीक की और बोला, जी सर, मैं अभी क्लाइंट्स को फोन करके ऑफिस बुला लेता हूँ। वैसे सर आपने प्रेजेंटेशन बना ली। ये सुनते ही करण गुस्से में भड़का, नहीं आदि, आज हम हवा में प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और मैंने तो ये तय कर लिया है कि आज की प्रेजेंटेशन तुम दोगे। जी, आदि ने घबराकर पूछा। करण ने अपने रूम के दरवाजे को खोला और कमरे में आकर फिर से बोला, आदि जितना बोला है उतना करो, समझे? जी सर। तभी मंगेश करण का सामान रूम में रखकर चला गया। करण ने अपने कंधे से बैग उतारकर बेड पर फेंका और खिड़की की ओर बढ़ते हुए कहा, और एक बात, तुम जानते हो ना कि मुझे ऑफिस आना पसंद नहीं है, इसलिए प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तरह रेडी रहना, क्योंकि अगर इस बार तुमने कुछ गड़बड़ की तो ये 600 करोड़ की डील तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से जाएगी। इस बार अगर प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन के बीच में बंद हुआ तो तुम्हारी नौकरी कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी धमकियां सुनकर आदि फट से बोला, आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सर, मैं खुद सारी चीजें चेक करूंगा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। करण ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपने रूम की खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही उसे फिर से मधु नजर आई जो एक बड़े से गुलाबी रंग की रोज को चूम रही थी। करण उसे एक बार फिर अपनी आंखों के सामने देखकर हैरान था। वो बिना पलके झपकाए एकटक उसे ही देख रहा था। छोटे साहब आपकी कॉफी। तभी घर का एक नौकर वहां आकर बोला। करण ने पलटकर देखा तो नौकर हाथ में कॉफी लिए खड़ा था। तभी नीचे खड़ी मधु के पास एक दूसरा नौकर आकर बोला, आपको दादी माँ बुला रही है। मधु ने मुंह बनाया और चुपचाप उसके साथ चली दी। करण ने ट्रे से कॉफी का मग उठाया और बोला, तुम जाओ, मैं मैम साहब को बता देता हूँ कि आप आ गए हैं। इतना कहकर नौकर वहां से चला गया। उसके जाते ही करण कॉफी का मग हाथ में लिए फिर से पलटा और खिड़की से बाहर देखने लगा, पर मधु उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने गुस्से में कॉफी मग टेबल पर रखा और बैग के पास आकर बोला, पता नहीं क्यों, पर ये लड़की मेरे जहान से जा ही नहीं रही है। और ये रोहित, पता नहीं इसने रिद्धिमा और अपने घर वालों से बात की या नहीं। मुझे रिद्धिमा को बता देना चाहिए कि शिमला में मुझसे क्या हुआ है। हो सकता है कि ये सच जानने के बाद वो और उसकी फैमिली इस शादी से इनकार कर दे। उसने तुरंत रिद्धिमा को कॉल किया, पर उसका फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा था। करण ने गुस्से में फोन बेड पर पटका और टेबल पर रखा कॉफी मग उठाकर कॉफी पीने लगा। प्रेजेंटेशन के बाद मुझे खुद ही रिद्धिमा से मिलने जाना होगा और उससे बात करनी होगी। इतना कहकर वो बेड पर बैठकर कॉफी पीने लगा। इधर मधु सारा लॉन देखने के बाद फिर से गायत्री के पास आकर बैठ गई और शालिनी से बोली, आंटी आपके घर का गार्डन बहुत खूबसूरत है। इतने सारे रंग बिरंगे फूल खिले हैं आपके गार्डन में। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था फूलों के बीच से आने का। उसकी बातें सुनकर गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ये तो सिर्फ गार्डन है, शोभाजी का घर भी किसी जन्नत से कम नहीं है। ये सुनकर मधु मुस्कुरा दी। तभी शालिनी उसका हाथ पकड़कर बोली, आओ मधु, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मधु ने तुरंत गायत्री की ओर देखा तो उन्होंने उसे जाने का इशारा किया। चलो मधु, शालिनी के इतना कहते ही मधु उनके साथ चली गई। उनके जाते ही गायत्री शोभा से बोली, शोभाजी कल सगाई है। हमारे परिवारों की सालों पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। हम बस ये चाहते हैं
कि इस बार ऐसा कुछ ना हो जो सालों पहले इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश करते वक्त हुआ था। गायत्री की ये बात सुनकर शोभा की नजरें झुक गई। गायत्री ने उनकी हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, हमें गलत मत समझिएगा। सालों पहले जो हुआ, यकीन मानिए हम उसे भूल चुके हैं। हमें ना आपसे पहले कोई शिकायत थी और ना आज है। हम ये सब बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार हम लड़की वाले हैं और हम नहीं चाहते कि इस बार कुछ गलत हो। आप एक बार करण से और बात कर लीजिए, क्योंकि 3 साल पहले करण की जिंदगी में कोई था जिसे करण शायद आज तक नहीं भूला है। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हाँ कही है, पर उनके दिल के किसी कोने में आज भी नंदिनी और अपना अतीत जिंदा है। इसलिए प्लीज आप एक बार फिर से करण से बात कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी के मंडप में पहुंचकर इस शादी से इनकार कर दे। ये हमारे 7 सालों पहले हो चुका है, बस इसलिए हम थोड़ा डरे हुए हैं। फिर से ये सब सहने की हिम्मत नहीं है हम में, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम हमारे बच्चों की जिंदगी का फैसला उन पर छोड़ दे। इतना कहकर वो चुप हो गई, पर शोभा उठकर खड़ी हुई और कुछ कदम चलकर बोली, गायत्री जी, सालों पहले जो कुछ भी हमारी बेटी ने चेतन के साथ किया उसके लिए हम आज भी शर्मिंदा है। उसने जो कुछ भी किया था उसके बाद वो हमारे लिए मर चुकी है और आपका डर हम समझ सकते हैं। इसलिए आज हम आपको वचन देते हैं कि हमारे जीते जी इस बार आपके खानदान की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। आपके आंगन से डोली उठकर हमारे आंगन में जरूर आएगी। गायत्री के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने आगे बढ़कर शोभा को अपने गले से लगाकर कहा, बस यही सुनना चाहते थे हम। शोभा मुस्कुराते हुए बोली, आपको करण को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी उनका अतीत थी और रिद्धिमा उनका आज है, और करण ने हमसे वादा किया है कि वो नंदिनी को भूलकर रिद्धिमा के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। करण अपनी दादी से किया कोई वादा नहीं तोड़ते। ये शादी जरूर होगी। आपने हमारा डर हमेशा के लिए दूर कर दिया है शोभा जी, शुक्रिया। गायत्री मुस्कुराते हुए बोली। शोभा ने उनकी बाह पर हाथ रखा, आइए बैठते हैं। इधर करण के घर में भी डेकोरेशन हो रहा था, इसलिए जैसे ही मधु ने शालिनी के साथ उसके घर में पैर रखा तो दरवाजे पर लगा फूलों का तोरण उसके गले में आ गिरा। ये देखकर शालिनी हैरान रह गई और मधु तोरण अपने गले से निकालने की कोशिश करने लगी। शालिनी ये सब देखकर मन ही मन बोली, हे महादेव, मेरा घर मधु का ऐसे स्वागत करेगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इतना कहकर वो मधु को देखकर मुस्कुराने लगी। आंटी, ये तो उलझ गया है, निकल ही नहीं रहा। मधु तोरण निकालते हुए बोली। शालिनी मुस्कुरा दी, इसे सुझाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। शालिनी की मदद से कुछ ही देर में मधु के गले से तोरण निकल गया और उसकी नजर शालिनी के घर पर पड़ी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपना मुंह खोले घर देखने लगी। चारों ओर लगे खूबसूरत पर्दे, लिविंग रूम के बीचों बीच रखे बड़े बड़े महंगे सोफे, दीवारों पर लगी हुई महंगी पेंटिंग्स, सीलिंग पर लगे बड़े बड़े झूमर, घर के हर कोने में सजावट की ऐसी ऐसी चीजें रखी थी जो मधु ने सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। इसलिए वो उस घर की भव्यता देखकर अचंभित रह गई। घर के सारे नौकर भी ब्लैक और व्हाइट कलर की एक जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए थे। कुछ नौकर घर की साफ सफाई कर रहे थे तो कुछ घर का डेकोरेशन। मधु आंखें फाड़े ये सब देख रही थी, पर शालिनी उसका चेहरा देखकर मुस्कुराए जा रही थी। घर में ऋषभ और करण दोनों की ही तस्वीरें लगी हुई थी, पर क्योंकि वहां डेकोरेशन के पर्दे लगाए जा रहे थे इसलिए मधु को दोनों में से किसी की भी तस्वीर नजर नहीं आई। बाप रे, इतना बड़ा घर, ये तो सच में किसी राजकुमार का महल लगता है। मधु चारों ओर देखकर बोली। मधु को इस तरह रिएक्ट करते देख शालिनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मधु फिर से बोली, आंटी, आपका घर तो किसी महल की तरह है। इतना बड़ा घर तो मैंने बस टीवी में ही देखा है। शालिनी ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और बोली, मधु, ये तो बहुत छोटा है। पंजाब में तो हमारी बहुत बड़ी कोठी है। हमारा पुश्तैनी घर अगर तुम देखोगी तो तुम्हें वो घर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो घर तो सच में महल ही है। मधु ये सुनकर मुस्कुरा दी। शालिनी उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। मधु ने आहिस्ता से सिर हिला दिया, पर शालिनी उसके साथ 2 कदम ही चली थी कि तभी मंगेश सीढ़ियों से भागता हुआ उसके पास आया और बोला, मैम साहब, छोटे साहब आ गए हैं। क्या करण आ गया? शालिनी ने हैरानी से पूछा। जी, अभी अभी आए हैं, अपने कमरे में है, मंगेश बोला।
करण के आने की खबर सुनकर शालिनी फूली नहीं समाई। उसने मधु के कंधे पर हाथ रखा और बोली, मधु तुम घर देखो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। बस 2 मिनट। मधु कुछ कहती उसके पहले ही शालिनी ऊपर जाते हुए मंगेश से बोली, मंगेश मधु मैडम के लिए कॉफी लेकर आओ। वो तुरंत किचन की ओर चला गया। मधु झांक कर किचन की ओर देखने लगी। वो धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए पूरे घर को देख रही थी। तभी उसकी नजर करण पर पड़ी, जो अभी अभी जिम से बाहर निकला था और टॉवल से अपना पसीना साफ करते हुए चला आ रहा था। उसे देखते ही मधु की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी करण की नजर भी उससे टकराए और उसके कदम रुक गए। दोनों बिना पलके झपकाए हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। करण मन ही मन बोला, लगता है मुझे फिर से वहम हुआ है। तभी एक नौकर उसके पास आया और उसे फोन देकर बोला, आदि साहब कब से आपको फोन कर रहे हैं छोटे साहब। आप फोन नहीं उठा रहे थे तो उन्होंने लैंडलाइन पर फोन किया है, आपसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं। नौकर के इतना कहते ही उसने फोन लिया और बोला हाँ आदि। करण उससे बात करते हुए वहां से चला गया, पर मधु अभी भी भूत बनी खड़ी उसे ही देख रही थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आने लगा था। उसे बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा खुराना मेंशन याद आया। उसे करण का पूरा नाम भी याद आ गया। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, ये तो करण खुराना का घर है। करण के बारे में सोचकर उसे घबराहट होने लगी। वो घबरा कर जाने के लिए जैसे ही पलटी तो उसकी नजर सामने से आ रही गायत्री और सुधा पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। गायत्री ने उसके पास आते ही पूछा, आपने इतनी जल्दी घर देख भी लिया बेटा। मधु ने अपना दुपट्टा अपनी उंगली पर लपेटा और हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, वो आंटी ऊपर गई है। तभी सुधा ने मुस्कुराते हुए उसकी बाह पर हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं, आइए उनके आने तक आप हमारे साथ बैठिए। मधु को मजबूरी में सुधा की बात मानकर उनके साथ बैठना पड़ा, पर वो घबराई हुई सी बार बार ऊपर देख रही थी। तभी उसकी नजर अपने पास टेबल पर रखी करण की तस्वीर पर पड़ी। उसकी तस्वीर देखते ही उसे करण के साथ बिताए हुए सारे लम्हे याद आने लगे। इधर शालिनी करण के कमरे में पहुंची तो वो वहां नहीं था। वो खुद से बोली, ये लड़का कहाँ चला गया। वो इतना कहकर पलटी ही थी कि तभी करण वहां आ गया। उसे देखकर शालिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करण ने भी आगे बढ़कर अपनी मम्मा को लगे लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छूकर पूछा, कैसा है मेरा राजकुमार। जिंदा हूँ, करण ने जवाब दिया। करण का जवाब सुनकर शालिनी उसके गाल पर मारते हुए बोली, करण कभी तो किसी बात का सीधा जवाब दिया कर। करण ने उनका हाथ अपने गाल से हटाया और बोला, जिंदगी मेरे साथ ऐसे खेल खेल रही है मम्मा कि मुझे तो खुद ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ या अपनी ही लाश का बोझ अपने कंधों पर उठाए घूम रहा हूँ। करण तू अपनी मम्मा के सामने खड़ा होकर ऐसी बातें कर रहा है। शालिनी ने इतना कहकर फिर से उसके गाल को छुआ। करण ने एक बार उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और बोला, मेरी जिंदगी ने मुझे इतना उलझा दिया है मम्मा कि आपको सीधा जवाब कैसे दूं। शालिनी ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे बेड पर बैठाकर बोली, करण तुझे क्या लगता है कि तू दुनिया में अकेला ऐसा इंसान है जिसकी जिंदगी उसके साथ हर कदम पर खेल खेलती है। ये सुनकर करण अपनी मम्मा की ओर देखने लगा। शालिनी ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से अपनी दोनों हथेलियों में उसका चेहरा लिया और बोली, करण हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है, और अगर किसी इंसान की जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो तो फिर ऐसी जिंदगी जीने में क्या मजा। इसलिए अपनी जिंदगी की इन तकलीफों से लड़कर और मुस्कुराकर जिंदगी जीना सीख बेटा। इंसान का जन्म लिया है तो मुश्किलें आती जाती रहेगी, पर तुझे उन मुश्किलों से हार कर बिखरना नहीं है, तुझे उन मुश्किलों से लड़कर जीतना है। और वैसे भी मेरे शेर बेटे ने हारना तो कभी सीखा ही नहीं है ना। करण ने गुस्से में अपनी मम्मा का हाथ हटाया और उठकर खड़ा हुआ। वो उनकी ओर पीट करके बोला, जब आपको ये पता चलेगा मम्मा कि शिमला में मेरे साथ किस्मत ने क्या खेल खेला है तो आपका भी जिंदगी पर से भरोसा उठ जाएगा। करण की ये बात सुनकर शालिनी हैरानी से उठ खड़ी हुई। वो करण के सामने आई और उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ है शिमला में मम्मा। वो करण ने इतना कहा ही था कि तभी एक नौकर अंदर आकर बोला, मैम साहब आपको दादी माँ नीचे बुला रही है। शालिनी करण की ओर देखकर उससे बोली, तुम चलो मैं आती हूँ। नौकर तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही शालिनी ने करण के गाल को छुआ और बोली, नीचे रिद्धिमा की दादी माँ आई है, उनके जाने के बाद हम आराम से बात करते हैं, फिर तू मुझे बताना कि शिमला में ऐसा क्या हुआ है।
जिसकी वजह से मेरा बेटा एक बार फिर अपनी किस्मत को कोस रहा है। करण ने तुरंत नजरें उठाकर उनकी ओर देखा तो शालिनी वहां से जाने लगी, पर दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम रुक गए और वो पलटकर फिर से करण के पास आई और उसकी कलाई पकड़कर बोली, चल तुझे किसी से मिलवाती हूँ। उसका मासूम सा चेहरा देखकर तू अपनी सारी तकलीफें भूल जाएगा और तेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट लौट आएगी। मम्मा मुझे शर्ट तो पहनने दीजिए, अभी अभी एक्सरसाइज करके आया हूँ, करण बोला, पर शालिनी ने उसकी नहीं सुनी और उसे वहां से ले जाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, मेरा बेटा ऐसे ही हीरो लग रहा है। करण कुछ कह पाता उसके पहले ही शालिनी उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे से बाहर ले आई। करण को शालिनी के साथ बाहर आता देख मधु घबराकर उठ खड़ी हुई और उसकी ओर पीठ करके खड़ी हो गई। क्या हुआ मधु? उसे खड़े होते देख गायत्री ने तुरंत पूछा। मधु ने बिना पलटे ही जवाब दिया, कुछ नहीं दादी माँ, आप बातें करिए, मैं खुद ही घर देख लेती हूँ। हाँ बेटा, जाइए देख लीजिए, शोभा मुस्कुराते हुए बोली। मधु तेज तेज कदमों से चलते हुए एक पिल्लर पर लगे पर्दे की ओट में आकर खड़ी हो गई। शोभा मुस्कुराते हुए बोली, बहुत प्यारी बच्ची है। तभी शालिनी करण के साथ सीढ़ियों से नीचे आई। करण को देखकर सुधा के चेहरे पर जैसे चमक आ गई। उसने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो सुधा उसे अपने गले से लगाकर बोली, करण आप आ गए बेटा, हमें तो बहुत फिक्र हो रही थी, ये सोचकर कि पता नहीं आप अपनी सगाई में टाइम पर पहुंचेंगे या नहीं। करण ने बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराने की कोशिश की और फिर गायत्री के पैर छूकर बोला, नमस्ते दादी, खुश रहिए बेटा, भगवान आपको हर बुरी नजर से बचाए। गायत्री उसके सिर पर हाथ रखकर बोली। तभी शोभा ने फिर से बैठते हुए करण से पूछा, करण बेटा आप शिमला से वापस कब आए? शालिनी ने तो हमें बताया था कि कल रात ही उनकी आपसे बात हुई थी और आपने उनसे कहा कि आप सीधे सगाई वाले दिन ही आएंगे। दादी आप और डैड ही चाहते थे ना कि मैं सगाई में टाइम पर आ जाऊं, तो मैंने आप सबकी बात मान ली। ये सुनकर गायत्री बहुत खुश हुई और मन ही मन बोली, शुक्र है भगवान का जो करण ये शादी करना चाहते हैं, हम तो बेवजह ही घबरा रहे थे। मधु अपनी सांसें रोके छिपकर ये सब देख रही थी। वो करण की ओर देखकर मन ही मन बोली, हे महादेव, आपके इस किस्मत कनेक्शन वाले खेल में भले आपको बहुत मजा आ रहा हो, पर इन्हें देखते ही मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। प्लीज भगवान जी, मुझे इनके सामने आने से बचा लीजिए प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यहाँ कोई तमाशा खड़ा हो, प्लीज उनके सामने आने से बचा लीजिए मुझे प्लीज। तभी शालिनी ने उधर उधर देखकर पूछा, ये मधु कहाँ चली गई, कहीं नजर नहीं आ रही है। मधु का नाम सुनते ही करण हैरानी से अपनी मम्मा को देखने लगा। मधु ने जैसे ही अपना नाम शालिनी के मुंह से सुनकर करण की ओर देखा तो तुरंत वहां से गलियारे की ओर भाग गई। आप तो आपके बेटे के आते ही मधु को घर दिखाना भूल गई शालिनी, इसलिए वो खुद अकेले ही घर देख रही है, शोभा बोली। करण खामोश खड़ा मधु के बारे में सोच रहा था। वो मन ही मन बोला, मधु, इसका मतलब मुझे धोखा नहीं हुआ, वो यही है मेरे घर में। तभी शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी मधु के पास जाती हूँ। किस तरफ गई है वो? उस तरफ, शोभा ने इशारा करके बताया। शालिनी उस ओर जाने लगी। तभी करण उन्हें रोकते हुए बोला, रुकिए मम्मा, मैं जाता हूँ। वो कुछ कह पाती उसके पहले करण वहां से चला गया। उसके जाते ही वो सोच में पड़ गई और मन ही मन बोली, ये करण को क्या हुआ? ये तो मधु को जानता तक नहीं है, तो फिर उसके पीछे क्यों गया है? इधर मधु गलियारे में अपना दुपट्टा उंगली पर लपेटते हुए घबराए हुई सी आगे बढ़ रही थी। गलियारे में दोनों ओर बड़े बड़े वास रखे हुए थे और दोनों ओर सफेद रंग के पर्दे हवा से उड़ रहे थे। गलियारे में एक और दीवार थी जिस पर खूबसूरत सी पेंटिंग्स और जानवरों की खूबसूरत सी तस्वीरें लगी हुई थी। मधु उन पेंटिंग्स को देख तो रही थी, पर उसे एक अजीब सा डर लग रहा था कि कहीं करण उसे देख न ले। इधर करण भी मधु को ढूंढ रहा था। वो आगे बढ़ते हुए बोला, मधु को यहाँ देखना मेरा वहम नहीं था, वो सच में यही है, पर वो यहाँ आई कैसे और मेरी मम्मा और दादी उसे कैसे जानती थी? अगर ये बात मैं मम्मा से पूछता तो पता नहीं वो क्या क्या सोचने लगती। मुझे मधु से ही पूछना होगा कि वो मेरे घर में आई कैसे, पर ये लड़की गई कहाँ? यही सब सोचते हुए वो गलियारे के दोनों ओर मधु को ढूंढने लगा। मधु भी करण के बारे में सोचते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी उसे किसी के जूतों की आहट सुनाई दी। उसके कदम रुक गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा तो आसपास कोई नहीं था, पर जूतों की आवाज और तेज हो गई। मधु तुरंत पिल्लर के पीछे छिप गई।
उसके छिपते ही करण उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। उसे देखकर मधु की आंखें खुली की खुली रह गई, पर तभी अचानक करण के कदम भी रुक गए। मधु ने घबराकर तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये महक तो उसी परफ्यूम की है जो रोज उस लड़की ने लगाया था। करण के मुंह से ये सुनते ही मधु और घबरा गई, और वो मन ही मन बोली, हे भगवान, इन्होंने तो मेरे परफ्यूम की महक भी पहचान ली। पक्का ये मुझे ही ढूंढ रहे हैं। आज तो तुझे इनकी कड़वी बातों से कोई नहीं बचा सकता मधु। इतना कहकर उसने पिल्ले के पीछे से झांक कर करण को देखा। करण उससे 4 कदम की दूरी पर उसकी ओर पीठ करके खड़ा उसे ही तलाश रहा था। मधु उसे अपने इतने करीब देखकर घबराहट में अपना नाखून चबाने लगी, पर जैसे ही उसने अपना नाखून मुंह में लिया, उसके कंगन में लगे घुंघरू बज उठे। करण ने घुंघरू की आवाज सुनकर तुरंत पलटकर देखा। उसके पलटते ही मधु ने जल्दी से अपने दूसरे हाथ से कंगन को पकड़ लिया और वहां से भागकर दूसरे पिल्ले के पीछे छिप गई। करण आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज की ओर बढ़ा, पर मधु उससे कहीं नजर नहीं आई। वो मन ही मन बोली, इस लड़की को मेरे साथ आंख मिचौली खेलना बहुत महंगा पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि ये यही कहीं है और मुझे देखकर कहीं छिप गई है। करण फिर से उसे तलाशने लगा, पर मधु की नजर सिर्फ उस पर थी, इसलिए जब जब करण उसके करीब पहुंचता वो वहां से कहीं और छिप जाती। मधु एक पर्दे की ओट में छिपी हुई थी और करण ठीक उसके सामने खड़ा उसे ही ढूंढ रहा था। करण को फिर से उसके कंगन की आवाज सुनाई दी और उसने अपने कदम पर्दे की ओर बढ़ाए। मधु एक बार फिर घबरा गई, क्योंकि अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक करण ने अपने कदम रोक लिए और पलटकर वहां से चला गया। मधु ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली तो उसे करण कहीं नजर नहीं आया। उसने सुकून की सांस ली और इधर उधर देखकर वहां से भागने लगी। तभी करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। एक बार फिर मधु का सिर उसके सीने से जा लगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना सिर उठाकर देखा तो करण उसे गुस्से में घूरता नजर आया। वो घबराकर तुरंत उससे दूर जाने लगी, पर करण उसे पकड़कर फिर से अपने करीब ले आया। छोड़िए मुझे, मधु उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए बोली। तो करण ने गुस्से में उसे घूरते हुए पूछा, आप मेरे घर में क्या कर रही हो? मधु ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। तो फिर यहाँ कैसे आई? और मेरी मम्मा और दादी तुम्हें कैसे जानती है? करण ने उसे घूरते हुए पूछा। मधु ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगी, पर करण ने फिर से उसकी कलाई पकड़ ली। बिना मेरे सवालों का जवाब दिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी मधु। मधु ने अपनी कलाई छुड़ाने की फिर से कोशिश की और बोली, वो मैं गायत्री निवास में काम करती हूँ। दादी माँ का ख्याल रखना मेरा काम है। मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। अगर पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। करण अभी भी उसकी कलाई पकड़े उसे घूर रहा था। मधु ने झेपते हुए उसकी ओर देखा और बोली, आपकी माँ से मैं कुछ दिनों पहले खजराना गणेश मंदिर में मिली थी और तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो आपकी माँ है। आज जब मैंने आपको यहाँ देखा तब मुझे पता चला कि वो आपकी मम्मा है और ये घर आपका है। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। मधु के इतना कहते ही करण ने एक बार फिर उसे अपने करीब खींच लिया। मधु अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी और वो उसे। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।